स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है वह है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और ये जो रिसोर्स यूज हो रहा है ये एम लक्ष्मीकांत है और एम लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है। आपके पास कोई भी इंडियन पॉलिटी का बुक होगा, आप उसमें देख लेना कि किस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स है। लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 7 है। देखिए, इसमें कोई स्पेशल वीडियो नहीं होने वाला है, बस एक रिवीजन फॉर्म है। आप इसको ऑडिबल फॉर्म में लगा करके सुन लेना, ताकि मैक्सिमम टाइम सुनना, ताकि रिकॉल हो जाए एग्ज़ाम के समय में। बस इसका मोटिव यही है, और कोई ऐसा स्पेशल वीडियो नहीं होने वाला। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ कमियां होती हैं तो उसमें भी कमेंट करना, उसको हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो होगा ये कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स का वीडियो होगा। इस वीडियो में पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत का मूल अधिकार कंप्लीट रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण। देखिए, क्वेश्चन एक बार तो यहीं से आ चुका है। ठीक है, कि किस भाग में फंडामेंटल राइट्स की बातें की गई हैं, तो भाग 3 है और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, क्लियर। और इसमें एक आर्टिकल है जो कि 31 है। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया है, इसको डाला गया है 300A में। उसको हम आगे देखेंगे। सो 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं, 13, 14, 15, 16 से लेकर 35 तक, वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। 31 को 44 अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बाहर निकाल दिया गया है। उसको हम देखेंगे। तो भी स्टार्ट करते हैं। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि जो भारत का फंडामेंटल राइट्स है यानी मूल अधिकार है, किस संविधान से, किस देश से प्रभावित है, तो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। संविधान का भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, कि किस भाग को या किस आर्टिकल को वहाँ पे कंफ्यूज करके देता है कि मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें लाई क्यों गई हैं। ठीक है, देखिए, भारत जो है वह राज्यों का समूह है। ठीक है, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। जो भारत के राज्य हैं, और राज्यों का बंटवारा क्यों किया गया है? प्रशासनिक चीज़ों को सरल बनाने के लिए, शासन अच्छे से चलाया जा सके, जिसके कारण भारत को कई राज्यों के रूप में बांटा गया है। ठीक है, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही कभी वो सोच सकते हैं। इनका जो बंटवारा हुआ है वो प्रशासनिक सुविधाओं को पा करके बांटा गया है। ठीक है, सो कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जो कि कुछ भी ऐसा रिफॉर्म लाता है जो कि वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि संतुष्ट रहें और कुछ लोग रहें कि असंतुष्ट रहें। तो आखिर वहाँ के लोग जो असंतुष्ट हैं कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि उनके हक को न मारा जाए, उनकी अपनी जो विश्वसनीयता है देश के प्रति, अपने प्रति, उसका कोई हनन न कर सके। तो देखिए, मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका लाने का मेन पर्पज़ यही था कि जो राज्य का मनमाना तौर तरीका होता है वो जनता पे ना लागू हो जाए। उनको एक शिकंजा की तरह, उनको एक मतलब प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़े कि नहीं भाई, इसके दायरे के बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। तो मूल अधिकार का मेन पर्पज़ यही था कि शासन को सुव्यवस्थित ढंग से सरकार चला सके, पब्लिक पे कभी भी कोई ऐसा रूल या कभी भी उनके अधिकार को न मार सके जो कि जनता के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए नकारात्मक सिद्ध हो। ठीक है, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकार के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों के उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ
नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। यह विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करता है। एक बाउंड्री उनके लिए लगाता है कि भाई इसके बाहर नहीं जा सकते हो आप। संक्षेप में इसके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। क्लियर? आप इस लाइन से समझ सकते हैं। अगर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको भी पुटअप कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसका उद्देश्य यही है कि कानून की सरकार बने, राज्य में, देश में कानून की सरकार बने, न कि किसी व्यक्ति का सरकार बने। ठीक है, क्लियर? मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए, जो 7 हैं वो 7 तो दिए गए थे, लेकिन जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें से जो आर्टिकल 31 है उसको बाहर कर दिया गया। अब जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसमें से जो आर्टिकल 31 है उसको बाहर कर दिया गया है। अब ये आर्टिकल 300A में रखा गया है, अब इसको हटा दिया गया है। तो अब जो मूल अधिकार हैं वो हैं टोटल 6। ओके, देखिए, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। अब इसको यहाँ से हटा दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स की सूची से इसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, सांविधिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, मस्ट इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इस पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44 संविधान अधिनियम 1978 यानी 78 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क यानी 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल जो आज के समय में है वो मूल अधिकार टोटल 6 हैं। ओके, मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, नंबर 1, इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति यानी परिषद, कंपनी वगैरह वगैरह। नंबर 2, ये असीमित नहीं हैं लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, हालांकि यह कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। नंबर 3, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, जैसे कि राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। 4 नंबर, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताएं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं वाला प्रावधान। नंबर 5, ये न्यायोचित हैं, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब इनका उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है। नंबर 6, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि वे केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। ठीक है, सो ये लाइन, ये जो पैरा है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये
कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है इस वाले पैरे से, और ये क्वेश्चंस भी आ चुका है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। नंबर 7, ये स्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कटौती या रिफॉर्म लाना चाहते हैं इसमें, तो आपको दोनों सदनों में इस पे बिल लाना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, तब आप इस पे कोई कानून बना सकते हैं, कोई रिफॉर्म ला सकते हैं। ऐसे मनमाने तरीके से नहीं कि कोई बिल पास कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर जो इसका प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 8, राष्ट्रीय आपात की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण का आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपात के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, अध्याय 16, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम जो आर्टिकल की यहाँ पे चर्चा हो रही है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय आपात की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर निलंबित किए जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपात होता है तो 20 और 21 को छोड़ करके जो मूल अधिकार है उसको निलंबित किया जाता है। तो देखिए जो आर्टिकल 20 है और 21 है वो क्या है। जो आर्टिकल 20 है वो ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या है, तो आर्टिकल जो 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का गारंटी देता है। तो 20 और 21 ये है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, ठीक है। इसे सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपात के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। देखिए जब कोई देश में आपात हो, किसी दूसरे कंट्री से कोई रंजिश हो, युद्ध हो, कुछ भी ऐसा हो, तो 19 आर्टिकल के जो 6 मूल अधिकार हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। अगर आंतरिक कोई कलह है तो इसके आधार पर 19 के जो 6 अधिकार है उसको स्थगित नहीं किए जा सकते, ठीक है। ये तो है 19 के बारे में, ठीक है। और जो 20 और 21 की बात हो, राष्ट्रीय आपात की सक्रियता के दौरान 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपात लगेगा तो 20 और 21 जीने का अधिकार और अपराध के लिए दोष सिद्ध के विरुद्ध का अधिकार को छोड़कर सारे निलंबित हो जाते हैं। और जो 19 की बात है, अगर आंतरिक कलह पर आपात है तो 19 के जो टोटल 6 हैं उसको स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर बाह्य कोई आपात है तो 19 को स्थगित किया जा सकता है, यानी उसके जो टोटल 6 पार्ट है उसको स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। यही इसमें पूरी बातें कही जा रही हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, अनुच्छेद 31A संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं। अनुच्छेद 31ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानवीकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया। देखिए ये जो 31 है और 31 के पार्ट हैं इनको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो इसको आप देख लेना। हम आगे चलते हैं, क्लियर। ऐसे इलाकों में भी इनका कार्यान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन, ठीक है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 यह राष्ट्रीय आपात से भिन्न है, ठीक है। मैं रिपीट इसको कर दे रहा हूँ। देखिए जो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, जो कि आर्टिकल 33 बोलता है। जो 11 नंबर है, ऐसे इलाके जहां इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून बल प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, ठीक है, जहां मार्शल लॉ लागू किया जाता है कि असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 यह राष्ट्रीय आपात से भिन्न है, ठीक है। वहाँ पर
जो मूल अधिकार उनको सीमित किया जाता है। ठीक है, क्लियर। 12 नंबर, इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे, जो कि आर्टिकल 35 ये बात कहता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी माइंड करते रहना कि जो 35 आर्टिकल है, आर्टिकल 35, यह संसद को अधिकार दिया है, ठीक है, न कि विधानमंडल को। ठीक है, क्लियर। मूल अधिकारों के असंगत विधियां। ओके, आर्टिकल 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में यह न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के 226 को प्राप्त है। ठीक है, देखिए जो हाई कोर्ट है उसके लिए आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न प्लीज़ मत क्रिएट करना आपस में। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। क्लियर। दूसरे शब्दों में यह न्यायिक समीक्षा योग्य है। क्लियर। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय में 226। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आपके अधिकार को मारा जाता है, अधिकार को दबाया जा रहा है, तो जो आर्टिकल 32 है ये देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 32 के थ्रू इसमें कोई भी रिफॉर्म डिबेट करवाता है, और हाई कोर्ट के लिए 226 में बातें कही गई हैं। ठीक है, मूल अधिकार एक नज़र में आर्टिकल देख लेते हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों में समान संरक्षण आर्टिकल 14। धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15। आर्टिकल लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध आर्टिकल 17। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक आर्टिकल 18। देखिए जो आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 है, ये ऑल टाइम न्यूज में रहते हैं। ठीक है, ऑल टाइम न्यूज में रहते हैं। सो इसको प्लीज़ आप याद रखना। देखिए जो अस्पृश्यता है ना, छुआछूत जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, ये आर्टिकल 17 में बातें कही गई हैं। ठीक है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी जो विभेद है वो नहीं किया जा सकता किसी से, ये आर्टिकल 15 ये बातें कहता है। ठीक है, और जो 16 है जो लोक नियोजन है, लोक नियोजन के अवसर के लिए समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 17 बोलता है। ठीक है, क्लियर। और जो आर्टिकल 14 है वह विधि के समक्ष समानता की बातें करता है। ठीक है, सो 14, 15, 16 और 17 ऑल टाइम ट्रेंड में रहते हैं। आप इसको बहुत तरीके से कहीं पे नोट कर लेना और जानना कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, वो 17 उसकी बातें 17 करता है। ठीक है, लोक नियोजन, पद, प्रमोशंस की जो बातें हैं वह 16 करता है। ठीक है, और धर्म, जगह, मूल वंश, लिंग के स्थान के आधार पर विभेद ना हो, इसका बात 15 करता है। देखिए जो 15 है और जो 16 है, इसका कहीं आपको अपवाद मिलता होगा। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो कि कंपलसरी कर देते हैं कि भाई वहाँ के निवासी ही किसी फॉर्म को भर सकते हैं, किसी नौकरी में जा सकते हैं। देखिए वो कहीं ना कहीं दूर से तो लगता है कि ये अंतर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब राज्य सरकार को ऐसा आभास होता है कि उस राज्य में किसी भी पद पर राज्य के किस निश्चित समुदाय का जो संख्या है, जो उपस्थिति है वहाँ पर कम है, तो उनको बराबरी करने के लिए वहाँ पर ऐसे रिफॉर्म लाए जाते हैं। सो आप इसको अपने उस दृष्टि से देखो जो कि राज्य करना चाहता है, जो राज्य करता है। आप ऐसे तुरंत डायरेक्टली आंसर मत बता देना कि यहाँ पर अंतर किया जा रहा है कि किसी जगह पे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कर दिया कि नहीं, यहीं के बच्चे इतने % यहाँ पे एडमिशन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य को अधिकार है कि उस राज्य के लोगों में
बराबरी को लेकर चलें। जब राज्य को ये लगता है कि किसी पद पर राज्य का कुछ निश्चित जो समुदाय हैं उनकी अनुपस्थिति है, तो उनको बराबरी करने के लिए वहाँ पर आरक्षण लाया जाता है 15 और 16 के थ्रू, चाहे एडमिशन्स हो, नौकरी हो, प्रमोशंस हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, 6 अधिकारों की सुरक्षा, यानी बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की, कहीं पे घूमने रहने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 है। ठीक है, अब देखिए जो संचरण है इसमें भी अपवाद आप पाते हैं कि कहीं पे आपको जाने से रोका जाता है। कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ आदिवासी ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आपको जाने से रोका जाता है, आपको इनर लाइन परमिट की परमिशंस लेनी पड़ती है। उसका कारण क्या है? कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनकी संस्कृति को नुकसान ना हो, उनके जगह को नुकसान ना हो, उनके कल्चर को नुकसान ना हो, जिसके लिए ये कुछ अनुबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 कहता है। देखिए इसी की हम बात कह रहे थे कि जब राष्ट्रीय आपात हो जाता है तो ये 2 आर्टिकल को लैप्स नहीं करते हैं। ठीक, और जो 19 हैं, 19 का जो टोटल 6 हैं, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति, ये जो हैं जब आंतरिक कलह के आधार पर आपात रहेगा तो जो आर्टिकल 19 है इसको लैप्स नहीं करते हैं। जब बाह्य कुछ आधार पे राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपात लगता है तो जो 19 है इसके 6 अधिकारों को लैप्स कर देते हैं। तो यहाँ से क्रिएट आप कन्फ्यूज़न मत होना। 20 और 21 और 19 में जो कन्फ्यूज़न था आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, ये 21A है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22। क्लियर। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। बलात् श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23। कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24। नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। क्लियर। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30। सांविधिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यही ऐसा अधिकार है जो कि अपने कर्तव्य को, अपने अधिकार को आप जब हनन पाते हैं, दबा पाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 226 के थ्रू हाई कोर्ट जाते हैं। मूल अधिकारों की प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने की अधिकार है। इसमें शामिल याचिकाएं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, क्लियर। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये हमने आर्टिकल 14 देख लिया। क्लियर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विद्यमान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। क्लियर। विधि का शासन, ब्रिटिश न्यायविद AB डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने निम्न 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। पहला, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा, नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। नंबर 3 क्या है? व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसे कि न्यायालयों द्वारा इन्हें परिभाषित और लागू किया जाता है, ना कि संविधान
व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। देखिए, आप एक कन्फ्यूज़न आपके अंदर न आए। देखिए, जो समता है ना, समता और समानता, ठीक है, देखिए इसमें अंतर है। बहुत लोग ऐसा होता है कि समता को ही समानता मान लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँ बताने का। देखिए जो समता है, यहाँ पे समता की बात की जाती है। जैसे मान चलिए कि हम कोई ओबीसी है, ठीक है, एक व्यक्ति जनरल है, ठीक है, एक व्यक्ति एसटी एससी है, क्लियर। अब यहाँ से एक दौड़ होने वाली है 100 मीटर की, क्लियर। अब जनरल, ओबीसी और एससी एसटी यहाँ पर खड़े हो गए। यहाँ से यहाँ पर आपको जाना है, क्लियर। तो देखिए जो ये कैटेगरी बांटी गई है, कहीं ना कहीं आपके आर्थिक स्थिति के आधार पर, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है, कैलोरीज के फॉर्म को देखते हुए, इन सब विधानों को माइंड करते हुए कैटेगरी बनाई गई थी, क्लियर। अब जो जनरल है, ये देखिए अपवाद हर जगह होते हैं। ये माना जा रहा है फिलहाल के लिए कि जो जनरल है उनके पास हर सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। जो ओबीसी हैं इनके पास सुख सुविधाएं तो हैं लेकिन जनरल की अपेक्षा थोड़ी मात्रा में कम है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्रीमी लेयर को ऐड नहीं करना है। एक नेचुरल जो व्यक्ति जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, उसकी बातें की जा रही हैं। देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है ना। तो जो जनरल है उनको शुरू से हर एक चीज़, पोषण, पैसा, ज़मीन, हर कुछ मिला है। जो ओबीसी हैं उनको इनसे कम है, ठीक है। और जो एससी एसटी हैं उनको ओबीसी से भी कम है। तो ये जो दौड़ होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर ये भी खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे ये भी खड़े हो जाएंगे। तो क्या ये न्याय है इन दोनों लोगों के साथ? ठीक, आप ये बात को सोचना। तो ये जो रिजर्वेशंस है, आरक्षण है, ये इसीलिए लाया गया ताकि इनको बराबरी, समाज में प्रॉपर बराबरी दिया जा सके हर एक समुदाय को, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है समता, न कि समानता। समता में क्या होता है, एक लाइन ऐसे रहती है, यहाँ पर जनरल, यहाँ पर ओबीसी और ओबीसी से आगे एससी एसटी, ये खड़े हो गए। अब इनको दौड़ना है, ठीक, क्योंकि इनका जो गैपिंग हो गई, इकोनॉमिक, खाना, रहन सहन, वो कैसे कवर होगा यहाँ से यहाँ दौड़ने में। और सेम इनसे कम इनको मिला, तो इनको कैसे कवर किया, तो इनकी दूरी कम कर दी गई, इनकी थोड़ी सी बढ़ा दी गई, इनको यहाँ से शुरू किया गया। इस फंडा को कहते हैं समता, ओके, इसको कहते हैं समता, ठीक है। इनकी अभावों को पूरा करने के लिए ये जो डिस्टेंस इसको घटा दिया गया इनके मंजिल से, इनके टारगेट से, ठीक है, ये है समता, ओके। अब आते हैं मुद्दे पे। समता का अपवाद। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके लिए कई संवैधानिक निषेध, अन्य अपवाद हैं। इनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो कि अनुच्छेद 361 के अंतर्गत बातें कही गई हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए, किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं समता के अंदर ये अपवाद है। राष्ट्रपति के लिए बातें ये कही गई हैं। ये क्वेश्चंस आता है और आया भी है, ठीक है। नंबर 2, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी, ठीक है। नंबर 3, राष्ट्रपति या राज्यपाल को पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती, ओके। नंबर 4 क्या कहता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा
किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चंस आ चुका है। ये जो टाइम ड्यूरेबिलिटी है ना 2 मंथ्स, ठीक है 2 मंथ्स, इसको प्लीज़ माइंड रखना कि पहले बात कि उनको दीवानी मुकदमा नहीं चला सकता। अगर कुछ इस प्रकार से चलाया जा रहा है तो उनको 2 माह पहले सूचना देना होता है, ठीक है क्लियर। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधान सभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक का सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविज़न में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता, जो कि आर्टिकल 361 के अंतर्गत 361 ए के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। 371 ए, ठीक है। जो पत्रकार हैं उनको ये अधिकार है कि आप इसको लाइव चला सकते हैं, पूरी विज्ञप्ति आप जारी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाँ, उसमें कोई भी टूटा फूटा कोई भी बनावटी बातें ना हो, बिल्कुल आप सीधी प्रसारण जो होती पूरी की पूरी आल टू आल बातें अगर बताते हो। नंबर 3, संसद में या उसकी किसी भी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 105 के अंतर्गत ये बातें कही गई है, ठीक है। राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी भी समिति विधानमंडल में सदस्य द्वारा कही गई, ये सेम है। यहाँ पर ये सांसद की बातें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बातें की जा रही हैं, यहाँ पर एमएलए और एमएलसी की बातें की जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोकसभा राज्यसभा है उनके लिए 105 आर्टिकल की बातें हैं, और जो विधानसभा है विधानमंडल है वहाँ पर आर्टिकल 194 में बातें कही गई हैं, ठीक है। यानी 105 के अंतर्गत संसद के सदस्य को संरक्षण है बोलने की, कार्रवाई की, और जो विधानमंडल है उनके सदस्य को संरक्षण है 194 के अंतर्गत, क्लियर। विदेशी संप्रभु यानी शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक के व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। जो विदेशी व्यक्ति हैं, जैसे कोई राजप्रमुख हो या कोई राजदूत हो, कूटनीतिक के व्यक्ति हो, उस पर देश में दीवानी और फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो स्वतंत्र, इसके लिए उनको संरक्षण दिया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्त प्राप्त है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है, क्लियर। सो ये क्वेश्चंस यहाँ पे बन चुके हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करना चाहा हूँ, प्लीज़ आपको देखना, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति या अनुसूचित या जनजाति के लोगों को उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। या शैक्षणिक संस्था राज्य के अनुदान प्राप्त निजी अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अंतिम प्रावधान को संविधान के 93वें अमेंडमेंट 2005 द्वारा शामिल किया गया। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीट आरक्षित की बात कही गई। इनमें से ITI, IIT और IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं, क्लियर। जो OBC हैं, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन की बातें कही गई हैं, ठीक है, जो कि 2006 में बिल पास हुआ। इसमें से IIT और IIM भी शामिल हैं, क्लियर। 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों को वैधता पर मुहर लगा दी, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह इनमें से क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। देखिए क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर एक ऐसा संरचना है जिसमें कि आप OBC हैं, SC ST हैं, तो अगर आप ग्रुप A की सर्विस में हैं, ठीक, या जो भी अनुशंसा है क्रीमी लेयर का, उसको आप फॉलो करते हैं
तो क्या आपको आरक्षण मिलना चाहिए? भाई आप में क्या अंतर रह गया जब आपकी सारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकी हैं, आप डिज़ायर की लाइफ जी रहे हो, तो क्या आपको आरक्षण मिलना चाहिए? तो वही है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर ये कहता है कि भैया अगर आप 8 लाख की सालाना इनकम पे हो, इसमें कुछ ज़मीन की भी रिक्वायरमेंट होती हैं कि अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, आपको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही है क्रीमी लेयर। ठीक है। पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति इसमें आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। नंबर 2, वर्ग ए या ग्रुप ए, ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकंड अधिकारी जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंक, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों के कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। सेना के कर्नल, इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी या नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों के समान रैंक का अधिकारी, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि इस पेशेवर में आते हैं। ठीक है। व्यापार वाणिज्य में, उद्योग में लगे व्यक्ति, यानी जो ये देखिए यहाँ पर 8 रहेगा, अब 8 लाख में भी हो चुका है इसका लिमिट। ठीक। इसके पास छूट सीमा से अधिक संपत्ति 1993 में जबकि मलाईदार प्रथा यानी क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई थी, 1 लाख थी। इसके बाद इसका बढ़ाते गए अब आज के समय में 8 लाख रुपए हो चुका है। ठीक है। सो आप बस इतना जानना कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो क्रीमी लेयर की बातें हैं। तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप किसी भी ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, किसी भी समुदाय से हैं, अगर आप इन करिकुलम में से किसी एक भी पद पर हो और 8 लाख रुपए का इनकम को क्रॉस करते हो, 8 लाख है, तो आप क्रीमी लेयर माने जाएंगे। आपको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आप जनरल काउंटिंग किए जाएंगे। ठीक है। क्लियर। 3, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 के कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता के साधारण नियम के 3 अपवाद। ठीक है। देखिए जो समता की बातें की जा रही हैं उसमें 3 अपवाद था, जो कि सबको पता है कि स्पेसिफिक कुछ राज्य हैं वहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा दी गई, ये उनकी ही बातें की जा रही हैं। बाकी अभी ऐसा किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती, जो कि आर्टिकल जो 15 था, निवास, जाति, मूल वंश, रंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता, तो ये उसी का अपवाद है जो कि आर्टिकल 15 का यहाँ पे उल्लंघन करता है। ठीक है। जो कि मैक्सिमम राज्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए निवास का शर्त आरोपित कर सकती है, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की ज़रूरत हो। अधिनियम 1957 में कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में ये व्यवस्था अभी नहीं है। 2 राज्यों में है, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। ठीक है। जगह के आधार पर जो व्यवसाय हैं, रोजगार हैं, उसके लिए आरक्षण है। सो ये 15 का उल्लंघन है, अपवाद है, जो कि यहाँ बातें कही गई हैं। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल 16 की बातें की जा रही हैं, जो कि हम पहले ही बात कर लिए हैं कि राज्य को अगर लगता है कि किसी समुदाय के लोग किसी पद पर नहीं है या उनका बहुमत या उनकी संख्या नहीं है, कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्या में उपस्थित हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये आर्टिकल 16 के आधार पर उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यवाही परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। मंडल आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का ये सबसे चहीता क्वेश्चंस रहता है, और क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी टाइप में इसमें आते हैं, जो देख लेते हैं।
1979 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थीं। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति शामिल नहीं थे। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की बात की सिफारिश करती है। देखिए, आज का जो 27% जो आरक्षण मिलता है ना ओबीसी को, उसका अगर कोई करता धरता है, कोई उसका फादर है, तो वह है मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग के अनुशंसा पर ही ये नियम लाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों का 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। क्या है? 27% के पिछड़े वर्ग के करीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण। 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े। ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए एक्स्ट्रा 10% का रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो 27% आरक्षण था वो तो था ही, 10% एक्स्ट्रा लाया गया किनके लिए? जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कौन? जो कि उच्च जातियों में है, यानी जो जनरल कैटेगरी में काउंटिंग की जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों की जो 27% का था उसका बना रहा। लेकिन आज के समय में इसको फिर से लागू कर दिया गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो अस्वीकृत की गई थी 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में, जिसको कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं EWS, उसको आज के समय में लागू कर दिया गया है और 27% मंडल कमीशन से ही बना आ रहा है। ठीक है, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें सेगमेंट आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। देखिए गाइज, यही था प्रॉपर इसका मैग्नीट्यूड जो कि हम बात कर लिए। थोड़ा सा कुछ सेगमेंट और बचे, इसको देख लेते हैं। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जो कि आर्टिकल 17 की बात ये कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 17 6 माह का कारावास, 500 रुपये का दंड अथवा दोनों शामिल है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य भी करार देने की व्यवस्था की गई। हालांकि इतना फिल्टर तरीके से नहीं देखा जाता, हालांकि आज समय ये मामला बहुत ज़्यादा आता है, अस्पृश्यता का जो मामला है बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इस पर बहुत लोग माइंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो दंड की बातें हमने देख ली और संसद और विधानमंडल में वो सदस्यता के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं। ठीक है, यह अधिनियम लिखित को अपराध मानता है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पूजा से रोकना। ठीक है, बी परंपरागत धार्मिक दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। सी किसी दुकान होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार। ठीक है, डी अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का बेइज्जती करना। ई अस्पतालों शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। एफ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। ठीक है जी, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति या राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। ठीक है,
ये राज्य का फर्ज होता है कि सत्रों को लागू करे और ऐसी जो सोच छोटी सोच नीच जो सोच होती है इसको रोका जा सके। यहाँ पे सब समान हैं, सब गॉड गिफ्टेड पर्सन्स हैं, सबका अधिकार है, सबको हर जगह जाने का, हर कुछ खाने का, कहीं भी रहने का, सोने का, पूजा पाठ करने का प्रॉपर अधिकार है। यहाँ पे कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जा सकता, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला राज्यों से कि आप इसको लागू करो। ठीक है। उपाधियों का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में 4 प्रावधान है। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान करेगा। नंबर 2, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। 3, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 4, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि इसमें कुछ ऐसा रिपीट करने की बातें नहीं है। मैं बहुत अस्थाई पढ़ रहा हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा रिपीट करने की बातें नहीं है, वरना आप समझ सकते हैं मैटर कि क्या चल रहा है, क्या बातें कही जा रही हैं। उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राजा बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध है। ठीक है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिकता वैधता को उचित ठहराया उनमें से पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, न्यायालय ने कहा कि पुरस्कार उपाधि नहीं है। अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह से समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वाले के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार को त्यागना होगा। यानी जब भी ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दिया जा रहा है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनके नाम के पहले इस उपाधि इस पुरस्कार का नाम इस्तेमाल न करें। ठीक है, ये बातें कही गई हैं। क्लियर। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए अब जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसी को थोड़ा ये डीप एनालिसिस करके दिया गया है, जो कि हम बहुत अच्छे से तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो कुछ अंडरलाइन बातें हैं, उसको बस सवाल में पढ़ते चलते हैं और वीडियो कम से कम बड़ा हो, ये भी कोशिश करना है। ठीक है। राज्य इन 6 अधिकारों अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कब लगा सकता है? ठीक, तो हमने ऊपर देख लिया है कि क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, तो ये जो सारे अधिकार थे इसके अंतर्गत जो टोटल 6 अधिकार हैं। ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, हम इसको देख लिए हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें कहीं समझ में आ गई होंगी। ठीक है। सो तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि कोई चीज़ छूट रहा है। जो हम उस पर बहुत ही शॉर्ट में लोग बातें कर ली है ना, उसी का विस्तार पे किया। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, निवास का अधिकार है। ठीक है। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार में 2 भाग हैं। देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है, इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। बी क्या है? देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, इसका तात्पर्य है घर बनाना या स्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोध का समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व को प्रदान नहीं करता है। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध 2 आधारों पर लगा सकता है। विशेष रूप से आम लोगों के हित और अनुसूचित जनजाति के हित में। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार
पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंध किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु रिवाज और नियम कानून बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे कि वेश्यावृत्ति की जो जगहें होते हैं और जो पेशेवर अपराधी। ठीक है, उपरोक्त प्रावधान में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने का अधिकार का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसाय, रोजगार करने का अधिकार। ठीक है, तो हमने निवास का देख लिया। सो प्रॉपर यही है पूरा का पूरा, जो कि हम लोग शॉर्ट में देख चुके हैं। क्लियर। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया और इसमें अनुच्छेद 21 के भाग में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध का सुरक्षा, जीवन के रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का, देखिए ये वाला भी काफ़ी मैटर में रहता है। ठीक है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, देर से फांसी के विरुद्ध का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, ये 21-15 का पार्ट है। ठीक है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। क्लियर। महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्ध होने वाले न्यायालयों के आदेशों के अपील का अधिकार। ठीक। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट समझ में आ गया होगा। जो शिक्षा का अधिकार है ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है क्योंकि डीपीएस में भी इसके यूज हैं, तो इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A यानी 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत, न कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए। देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है प्राइमरी की, उसके लिए बातें कही गई हैं कि निःशुल्क होना चाहिए। उसके ऊपर जब आप जाते हैं उच्च और व्यावसायिक शिक्षा, तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फ्री में कराया जाएगा। राज्य चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया। इस संशोधन के पहले भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। जब तक ये नीति सिद्धांत में था तब तक इसको राज्य चाहे तो कर सकता था, इस पर कोई रेगुलेशंस पास नहीं हो सकता, कोई इस पर आदेश नहीं आ सकता, लेकिन अब इसको 21 के अंतर्गत कर दिया गया है। अब ये कंपलसरी है कि इसको करना ही है। ठीक है। इस संशोधन अनुच्छेद 45 के निदेशक सिद्धांत को बदलता है। क्लियर। अब इसे पढ़ा जाता है, राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। ठीक है। तो जो नीति सिद्धांत है भाग 4 ये, उसमें जो 51A है ये कहता है कि आपका कर्तव्य होगा, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं, आप कराएगा। ठीक है। सो ये अंतर आप प्लीज़ याद रखना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। एक तरफ ये कहता है कि आपका
कर्तव्य है कि आप इसको लागू करें, और एक साइड ये कहा जाता है कि नहीं, आपको रेगुलेट किया जाता है कि आप करेंगे। ठीक है, तो इस बात को प्लीज़ याद रखना कि जो 21A की घोषणा है वो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, कम उम्र के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त कराई जाएगी। ठीक है, सो 21A और 51A, इन दोनों का कन्फ्यूज़न प्लीज़ आप माइंड रखना, इन दोनों में कभी कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, अब इस पे आदेश पारित हो सकते हैं, इस पे आदेश लाए जाते हैं, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, राज्य चाहे तो लागू करे, नहीं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस पर आपको कंपलसरी है कि आप करना ही पड़ेगा राज्य को। ठीक है, क्लियर। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमने देख लिया ऊपर, क्लियर। तो इसमें अभी कुछ खास इसमें बचा नहीं है कि इसमें हम बात करें, बस इसको एक समरी के फॉर्म में पूरा का पूरा पैरा दे दिया है। बाकी इस पर हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या बातें कही जा रही हैं और क्या है। ठीक है, क्लियर। एक लास्ट सेगमेंट बचा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। मूल अधिकारों के संवैधानिक शोषण तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्ति विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यह व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान का आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। ओके, संसद को पावर नहीं है कि 20 को छेड़ सके, 20 को संशोधित कर सके, इसको कोई भी टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही बातें कही गई। अगर इस पर कोई भी ऑप्शन ऐसा आता है तो आप बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर ऑप्शन मारना कि इस पर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सके, इस पे आर्टिकल 32 पे। ओके, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रीट में शामिल क्या क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह में से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित हैं। उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 359 के तहत इसको स्थगित कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपात हो तो इसको स्थगित किया जा सकता है। क्लियर। उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, ये क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं कि जो उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है ये कब ये प्रतिबंधित किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 359 लागू हो जाए तो इसको कुछ समय के लिए सीमित किया जा सकता है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने प्रॉपर ढंग से देख लिया। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों को नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लैंगिक अधिकार आदि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों
संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकती। अनुच्छेद 32 केवल इसीलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका के संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, सो किन किन स्थितियों में 32 का हम उपयोग कर सकते हैं, इसकी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आपको रोक नहीं है जाने के लिए 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में, मगर ये भी बातें हैं कि जब 226 आपको दिया गया है कि आप पहले उच्च न्यायालय में जाइए तो पहले आपको उच्च न्यायालय में जाना चाहिए। रीट के प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संसद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रीटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चूंकि अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और उच्च न्यायालय को ही रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये रीट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं जहां उन्हें विशेषाधिकार रीट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रीट जारी करना प्रारंभ कर दिया। यह रीट ब्रिटिश लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। उच्चतम न्यायालय का रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्चतम न्यायालय का रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। क्या क्या? नंबर 1, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी रीट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी इस तरह उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रीट के मामले में जो उच्चतम न्यायालय है उसकी पावर सीमित है उच्च न्यायालय की अपेक्षा। नंबर 2 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रीट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का रीट का जो सेगमेंट था समझ में आया होगा। ठीक है, कि किनका पावर कितना है, किस हद तक सीमित है। ठीक है, सो गाइस, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है, आप इसको प्लीज़ देख लेना। जो सेगमेंट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। इससे बाहर लक्ष्मीकांत का कोई भी सेगमेंट नहीं छूटा है। मैं इस पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको प्लीज़ पढ़ लेना, आपके पास होगा या जो भी बुक फॉलो करते हैं आप वहाँ पे देख लेना। इसमें कुछ भी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है जो कि मुझे बताने लायक था। बस जो था रिकॉल थ्योरी उसको हमने यहाँ पे करना चाहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।